तो अब आज हम लोग पहले ये देखें कि महत्व ना वैज्ञानिक दिवसों, मतलब विज्ञान अने टेक्नोलॉजी ना क्षेत्र में महत्व ना वैज्ञानिक दिवसों, जो कि आपको परीक्षा में प्रश्न के रूप में आ सकता है और आता भी है। तो सबसे पहले देखिए, कुष्ठ निवारण दिवस, ये हमारा 30 जनवरी को होता है। विश्व कैंसर दिवस क्या देख रहे हैं, 4 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या देख रहे हैं, 28 फरवरी। विश्व वन दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व क्षय दिवस ट्यूबरकुलोसिस 24 मार्च। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में 3 दिन हमारा वैज्ञानिक दिवस है, और वो भी लगातार है, 21, 22 और एक 23 को छोड़ दीजिए तो 24। फिर विश्व जल संसाधन दिवस 6 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इसका मतलब कि अप्रैल में हमारा 3 दिन जो है वो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक दिवस 6 अप्रैल, 7 अप्रैल और 22 अप्रैल। उसके बाद विश्व मलेरिया दिवस भी है 25 अप्रैल। फिर मई में एक ही है महत्वपूर्ण विज्ञान दिवस, वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 3 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 थी 6 अगस्त। विश्व ओजोन स्तर संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व प्राणी दिवस, वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर और विश्व में जैव विविधता दिवस 19 दिसंबर। तो इसको अगर हम लोग एक बार फिर से रिवीजन वाले फॉर्म में देखें तो जनवरी में एक ही है 30 तारीख कुष्ठ निवारण दिवस। फरवरी में 2 है, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। मार्च में 3 है, 21 मार्च विश्व वन दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 24 मार्च विश्व क्षय दिवस यानी ट्यूबरकुलोसिस डे। अप्रैल में 4 है, 6 अप्रैल विश्व जल संसाधन दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 22 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस और 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। मई में एक ही है 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। जून में एक ही है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। फिर जुलाई में एक है 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 1 से 6 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। सितंबर में एक है 16 सितंबर विश्व ओजोन स्तर संरक्षण दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और दिसंबर में 2 है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस और 19 दिसंबर जैव विविधता दिवस। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कांस्टेबल, पीएसआई, सीसीई ग्रुप ए, ग्रुप बी, जीपीएससी, एसटीआई, पीआई, आरएफओ, यूपीएससी, सबके सिलेबस में ये वाला लाइन आपको मिलेगा। सिर्फ अंतर क्या है, तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा विज्ञान अने तकनीक ना क्षेत्र साथे संबद्ध या संकड़ायला संस्थाओं। तो जितने भी प्रकार के संस्था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं भारत में, उसकी शुरुआत अब हो रही है यहाँ से आपका। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारे यहाँ विज्ञान और टेक्नोलॉजी माળખું मतलब स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सबसे पहले हमको जानना है कि हमारे यहाँ वैज्ञानिक और
तकनीकी मार्गों में कौन है? तो सबसे पहले तो देश का विकास होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनकी है? केंद्र सरकार की। तो केंद्र सरकार के पास मंत्रालय है, विभाग है, कुछ स्वायत्त लेबोरेटरी है जो इन चीज़ों को देखता है, लेकिन स्वायत्त को यहाँ नहीं रखेंगे, वो बाद में बताएंगे। दूसरा, अगर हर राज्य अपने से एफर्ट लगाएगा तो आप सोचिए कि केंद्र अकेला और राज्य 28 और 3 गो यूनियन टेरिटरी जहाँ विधानसभा भी है, तो 31 जगह जो है ये ताकत लगेगा। तो राज्य सरकार। उसके बाद क्या देख रहे हैं? उच्चतर शैक्षणिक संस्था। हमारे यहाँ आईआईटी रुड़की, आज वो आईआईटी का भाग है, लेकिन पहले वो अलग था। तो इस प्रकार का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस प्रकार के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय, आईएससी बंगलौर, इनकी जिम्मेदारी भी है कि वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास में काम करें, और वो हमारे लिए मार्गों में काम करता है। इसके बाद हमारा जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट है, यह भी जो है काम करता है हमारे लिए। और कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और कुछ बिन फायदा, माने जो फायदा नहीं ले सकता हो, बिना लाभ वाला स्वायत्त संस्था, बिन लाभकारी स्वायत्त संस्था। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है अपना जो हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए काम कर रहा है। इसमें ई वाला मेन पढ़ना है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट संस्था का नाम जानना है, और ये जो स्वायत्त संस्था है इनमें से कुछ जो काम कर रहा है वो ये खानगी है, बोले थे खानगी ही, ग छूट गया था। इन 3 के बारे में आपको यहाँ पर बढ़िया से देखना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो अभी जो लिखे उसको गुजराती में क्या लिखा है कि भारत में वैज्ञानिक અને तकनीकी प्रवृत्तिओं નીચેના માળખા મુજબ યોજવામાં આવે છે। वो जो चार्ट बनाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्चतर शैक्षणिक क्षेत्र, जाहिर साहसों, खानगी क्षेत्रना उद्योगों, लाभना हेतु बिना कार्य करती स्वायत्त संस्थाओं। अब क्या कहता है कि प्रधानमंत्री को कौन सलाह देता है, या प्रधानमंत्री के तरफ से इस संस्था में कैसे सलाह आता है? तो भारत में प्रधानमंत्रीनी वैज्ञानिक सलाहकार परिषद वैज्ञानिक संशोधन न क्षेत्र में सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी सलाहकार संस्था कौन है? तो प्रधानमंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार परिषद। क्या कहते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री होगा ना, उसको भी एक ऐसा काउंसिल मिलेगा। कारण वो मंत्री जो है वो आजकल जो लोग चिढ़ाता है एक दूसरे को, 8वां पास भी हो सकता है, तो उसको सलाह देने के लिए एक्सपर्ट लोग होने चाहिए। तो सलाहकारी संस्था। अब आइए हम लोग आगे देखें। अब देखें कि केंद्र सरकार में कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। तो भारत में विज्ञान અને टेक्नोलॉजी साथे 6 विभागों છે जे केंद्रना नियंत्रण में कार्य करे छे। सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान અને प्रौद्योगिकी विभाग। दूसरा है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसका गुजराती हुआ वैज्ञानिक અને औद्योगिक संशोधन परिषद। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा विभाग।
उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष या अवकाश विभाग। महासागर विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, DBT, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ हम लोग इस चैप्टर में किसको पढ़ेंगे? तो इस चैप्टर में हम लोग परमाणु ऊर्जा नहीं पढ़ेंगे। क्यों? तो ये सब अब जो चैप्टर में जाएंगे ना, पहले वहाँ उसके संस्था को ही पढ़ेंगे। तो जब परमाणु ऊर्जा में जाएंगे तो उसके अंदर खाली परमाणु ऊर्जा विभाग ही नहीं, लेबोरेटरी से लेके सब कुछ जानेंगे। अंतरिक्ष में जाएंगे तो उस विभाग के बारे में जानेंगे। महासागर में वाले में जाएंगे तो उसको जानेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और CSIR इस चैप्टर में। तो देख रहे हैं कि क्लास क्यों ज़रूरी है। किताब में ये सब होगा अपने चैप्टर में। आप होंगे नए विद्यार्थी, आपको लगेगा छूट गया क्या। क्लास में आपको टीचर बता रहा है कि नहीं, ये जो है वहाँ मिलेगा, चिंता मत करिए। तो अब आइए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। में 1971 आ विभागनी स्थापना केंद्र सरकार अंतर्गत थई हती। हालांकि ये कोई बड़ा फैक्ट्स नहीं है, अरे केंद्र का विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग केंद्र सरकार के अधीन होगा ना, लेकिन 71 में ये विभाग अस्तित्व में आया। फिर इनका काम क्या है, असली ये जानना है कि ये डिपार्टमेंट जो हम बनाए इसका उद्देश्य क्या है। तो कहता है देश में विज्ञान અને प्रौद्योगिकी थी जोड़ाયેલી प्रवृत्तिओं आयोजन करવું। मतलब पूरे देश में कहीं भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई भी काम चल रहा हो या करवाना हो तो उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी आदेश देना लेबोरेटरी को, उसको अगर फंडिंग का कमी है तो फंड देना, ये सब काम करने का है इनका। दूसरा काम, नवा क्षेत्रों में वैज्ञानिक संशोधन ने प्रोत्साहन आपू। मान लीजिए कि हम कोई आज ऐसा क्षेत्र जान ही नहीं रहे हैं, कोई जैसे आज से 50 साल पहले विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये एक स्वप्न की बात थी। तो उन क्षेत्रों में संशोधन के लिए प्रोत्साहन, अगर लगे कि हाँ इस क्षेत्र में विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास हो सकता है तो उसमें फंडिंग, संस्था जो बनाना पड़े बनाने का काम करेंगे। कहता है विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी संबंधित संशोधनों ने प्रोत्साहन आपवू અને તેને नानकीय मदद पूरी पाड़ दी। और जो रनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर चल रहा है रिसर्च, उसको इनकरेज करना। कैसे करिएगा? तो इसके लिए हर एक साल जैसे वर्ल्ड लेवल पे नोबेल प्राइज मिलता है, वैसे हर एक साल शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है और वो भारत का नोबेल माना जाता है। माने इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उससे बड़ा प्राइज कोई नहीं है। तो जिस वैज्ञानिक को बुला के किसी संशोधन के लिए आपको प्राइज दीजिएगा तो वो अगले साल के लिए फिर काम करेगा ना, तो प्रोत्साहन हो गया। हो सकता है कि वो आए और बोले कि हमको इतना पैसे का दिक्कत है, पर्सनल नहीं है ना मांग रहा है लेबोरेटरी के लिए, तो हम इसमें और अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसको फंडिंग कीजिएगा। अब आइए, कहता है स्वदेशी टेक्नोलॉजी ने प्रोत्साहन आपू। ये तो बेहद ज़रूरी है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी की ओर जाएंगे उतना हमारा विश्व पर निर्भरता कम होगा और उतना हम जो है अपने पैरों पे खड़ा हो पाएंगे। कहता है विज्ञान અને टेक्नोलॉजी विभागे भारत में तेना विकास माटे घना कार्यक्रम योजनाओं અને मदद पर भार મૂક્યો છે જે नीचे मुजब છે। अब ये इनका काम है कि अनेक टेक्नोलॉजी पर काम बल देना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं कि भाई देखिए नीचे क्या क्या है। सबसे पहले हमेशा बताए हैं कि
पढ़ने का अंधे दौड़ में नहीं जाना है, पढ़ने के बाद उस पर विचार करना सबसे इम्पोर्टेंट, उसी का नाम है R&D। समझ गए? गधा की तरह नोट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वो बनाने के बाद उसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं या जिसमें रीडिंग कर रहे हैं तो आखिर हमने इसको क्यों लिखा, अगर आप इस पर नहीं विचार कर रहे हैं तो संस्कृत में एक कहावत है कि दूसरे के हाथ में गया रखा हुआ धन, अब पुस्तकों में रखी हुई विद्या समय पर काम नहीं आता है। वो पुस्तक का विद्या जब आपके दिमाग में आएगा तब आपको काम आएगा। तो हम भी यहाँ R&D कार्यक्रम चलाएंगे। तो देखिए क्या है R&D में, विज्ञान अने टेक्नोलॉजी विभाग SERC ફૂલ ફોર્મ સાયન્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ કાઉન્સિલના માધ્યમથી વિજ્ઞાન અને ઇજનેરીના ક્ષેત્રમાં અલગ અલગ વિષયોના અગ્રણી અને પ્રાથમિકતા ધરાવતા સંશોધન ક્ષેત્રોને શોધી અને પ્રોત્સાહિત કરવાનું કાર્ય કર્યો છે। मतलब कि सबसे पहले ये विभाग जो है इसमें एक IAS बैठा है, एक मान लीजिए कि मंत्री बैठा है, क्योंकि ये किसी न किसी मंत्रालय के अधीन है। और दोनों आदमी का पूरा संभावना है कि वो दोनों का साइंस फील्ड नहीं हो, IAS भी किसी भी फील्ड का हो। तो इसके लिए एक काउंसिल बनाया गया, ये काउंसिल उस डिपार्टमेंट के नीचे काम करेगा। तो काउंसिल का नाम है SERC, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल। इस काउंसिल में किसकी नियुक्ति होगी? तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अलग अलग विषयों के अग्रणी, मतलब अलग अलग जगह के जो इंजीनियरिंग के लोग हैं वो यहाँ जाने के लिए अप्लाई करेंगे। ये काउंसिल तो पहले से काम कर रहा है, तो जो वहाँ पे हैं फिर वो उसमें से सिलेक्शन करेंगे इंटरव्यू लेके कि हमको किसको रखना है, तो उनको दिया जाएगा और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि अब आप यहीं बैठ के, अब तक तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, लेकिन आप जब SERC में चले गए तब आइए यहीं बैठिए, ना लेबोरेटरी का दिक्कत ना क्वार्टर का दिक्कत, सब आपको देते हैं दिल्ली में, और आप यहीं बैठ के रिसर्च करिए। तो इससे कुछ तो रिसर्च को डेवलपमेंट मिलेगा। ये R&D करके यहाँ अस्थायी नियुक्ति होता है, इसको कहते हैं डेपुटेशन। 4 साल 5 साल आपकी नौकरी नहीं जाएगी, फिर आप अपने पुराने जगह पे लौट जाइए। समझ गए? जिस कॉलेज में आप प्रोफेसर थे फिर से वापस जो है आप आ जाइए, या रिन्यूअल किया आपको तो फिर वहीं अगला 5 साल के लिए रिन्यूअल हो जाइए। अब आइए, कहता है विज्ञान અને ટેકનોલોજી વિભાગ SERC એવી સલાહકારી સંસ્થા છે જેમાં ये मिस्टेक है IIT विश्वविद्यालयों राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं અને ઘણા ઉદ્યોગોના વિજ્ઞાન અને તકनीकी निष्णात शामिल છે। क्या बताए थे कि ये जब एक काउंसिल है तो इसमें वैसे लोगों को बुला के डेपुटेशन पे रखा जाएगा। IITian होगा, कोई बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, क्या कहते हैं नेशनल प्रयोगशाला, मतलब CSIR के अंदर अभी पढ़ेंगे आगे, कम से कम 47 लेबोरेटरी है, ठीक है ना। मान लीजिए CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब वहाँ से किसी को बुला लिए तो वो जो है मेडिसिन के क्षेत्र में काम करेगा। हमारे मामा जहाँ थे तो CMRI, सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ से किसी को बुला लिए तो वो वहाँ पर जो है काम करेगा। तो यही है यहाँ पे। अब आइए, ईस्वी सन 2007 में नैनो टेक्नोलॉजी ने प्रोत्साहन आपवा माटे नैनो मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव शुरुआत करवामां आवी। मतलब इस संस्था के द्वारा 2007 में समझ में आ गया उसमें कि नैनो टेक्नोलॉजी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एकदम माइक्रो जाना पड़ेगा काम के लिए। तो उसके लिए नैनो मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव जो है ये शुरू किया है। अब देखें SERC या बड़े में ले लीजिए ये विज्ञान टेक्नोलॉजी विभाग बेसिक सुविधा के लिए कौन कौन सा विकास कार्यक्रम चला रहा है।
पायानी सुविधा माटे। तो छठी पंचवर्षीय योजना में पायानी सुविधानो विकास करवा उच्च प्राथमिकताना क्षेत्र में संशोधन प्रोत्साहन कार्यक्रम अंतर्गत DST घना केंद्रों स्थापना करी छे, जेमा बे मुख्य छे। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना में यानी 52 में पहली पंचवर्षीय योजना आया तो 30 साल बाद एक रिसर्च इनकरेजमेंट प्रोग्राम, उसको गुजराती में कहे संशोधन प्रोत्साहन कार्यक्रम, तो उसके अंतर्गत कई सारे जो है इंस्टीट्यूट या संस्था स्थापित किया। हम पहले ही बता चुके हैं कि साइंस ना क्षेत्र में विविध संकड़ायला संस्थाओं, तो देखिए नाम क्या है, रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी सेंटर, रीजनल सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी सेंटर, एक ये है। दूसरा है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज, ये 2 प्रकार का संस्था जो है। अब बोलिए अगर परीक्षा में इतना ही दे दे, ये दोनों 1 और 2 करके कह दे कि उपरोक्त माथी कई संस्था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथे संकड़ायेला छे, तो आंसर सी होगा, 1 અને 2 बनने, अगर ये दोनों दे दिया तो। अब आइए, कहता है पायानी सुविधा माटे विकास कार्यक्रम में 2 संस्थाओं। अगला पायानी सुविधा माटे क्या काम किया? पहला काम हुआ R&D, अब है बेसिक सुविधा के लिए क्या क्या किया। फिर होगा सब कुछ कर लिए, खूब बढ़िया जो है कोचिंग बना लिए, एकदम लाल कारपेट अंदर बिछा दिए, एक एक लड़का को सोफा दे दिए पढ़ने के लिए, सबके माथा पे एगो AC लगा दिए, सबको एगो बॉल दे दिए मास्टरे ने। अच्छा, तब क्या होगा? तो इसीलिए मानव संसाधन, समझ रहे हैं? अगर वैज्ञानिक ही नहीं होगा तो आप व्यवस्था करके क्या करिएगा? तो पहले पायानी सुविधा देख लें, फिर ये देखेंगे इसके लिए। तो कहता है DST विश्वविद्यालयों में पायाना संशोधन ने प्रोत्साहन आपवा, फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कार्यक्रम का शुरुआत किया। देखिए, कोई कार्यक्रम का नाम हो ना, उसको नाम को खाली 2 मिनट रुक के पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, फंड फॉर, बस इतना समझिए, यानी किसी काम के लिए पैसा देगा। तो किसको दे रहा है? द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी फंड उसी चीज के लिए मिलेगा जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विकास के लिए कोई काम करिएगा। किसको मिलेगा? इन यूनिवर्सिटी, यानी विश्वविद्यालय को मिलेगा। एंड इसलिए एंड लगाए कि अगर उस विश्वविद्यालय में क्षमता नहीं हो, अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, नहीं तो IIT को मिलेगा, ISC बंगलौर को मिलेगा। ठीक, अब यहीं पर सोचिए कि इस फंड का दुरुपयोग मत कहिए। इंक्लूसिव फंड रिलीजिंग नहीं हो पाएगा। इंक्लूसिव का मतलब कि गुजरात यूनिवर्सिटी को इसमें से क्या गो रुपया फंड मिलेगा, ये सोचना है, और इसके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU को क्या गो रुपया फंड मिलेगा। कारण सबसे पहला भूल जाइए कि गुजरात यूनिवर्सिटी के पास लेबोरेटरी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास लेबोरेटरी है नहीं। गुजरात यूनिवर्सिटी के पास 5 वर्ष में एगो IAS भी नहीं बनता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हर साल IAS बनता है, वही प्रमोशन पा की जगह बैठ के सेक्रेटरी बना हुआ होगा ना। तो अगर उसके किसी डिपार्टमेंट से आया ये फाइल, तो एक तो उसके मन में भावुकता कि हम इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, दूसरा वो नज़र से देखा है यूनिवर्सिटी का लेवल, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मास्टरे साहब का फाइल आ गया, एक कारण हो सकता है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, गुजरात यूनिवर्सिटी एक स्टेट का यूनिवर्सिटी है, वो केंद्र का है, जाहिर है को मात दे देगा 2। तीसरा, रिसर्च करने वाले लड़के, कहने का मतलब नेट और JRF जिसको भी मिलेगा वो पहले जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD करना चाहेगा, और लड़का भले गुजरात का होगा।
अरे भाई 22,000 मिलना है, हॉस्टल मिलना है, नहीं तो वो 10,000 घर भाड़ा मिलेगा, तब वहीं जा कहीं PhD करें जब हमको घर से नहीं कुछ लगेगा। तो इनके पास JRF नेट वाला विद्यार्थी नहीं बचेगा, होगा यहाँ से ज़रूर पास किया हुआ, लेकिन वो भागेगा या तो भाभा एटॉमिक या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। तब कहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा इनके पास नहीं होगा। तो अब ऐसा देख लीजिए, मान लीजिए कहीं CCE में ही ये प्रश्न पूछ दे कि इंक्लूसिवनेस बोलिए 40 शब्द में, तो यही ना लिखिएगा। रिसर्च पेपर, यहाँ के प्रोफेसर साहब जो है शुरू में आए थे, नया थे, इम्पोर्टेंस नहीं समझे थे कि रिसर्च पेपर पब्लिश होना क्या होता है। पता चला 12 साल तक पढ़ा, बहुत अच्छा रहे, लेकिन कॉलेज टू घर, घर टू कॉलेज करते रह गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला पता है कि पेपर पब्लिश करने पर क्या होता है, वो 10 गो पेपर पब्लिश कर लिया अपना, भले 5 गो किताबें काट के पब्लिश करवाया है, वो भारी हो जाएगा उसके सामने, ऐसे करके कहेंगे। अब आइए, लेकिन अब समझ गए ये फंड क्या है। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना दरमियान प्रयोगशालाનું બધું સારી બનાવવા યંત્રો, કમ્પ્યુટર નેટવર્કિંગ, पुस्तकालय वगैरहની सुविधा माटे नानकी व्यवस्था करी। मतलब कि जो यूनिवर्सिटी को फंड मिल रहा है अभी के समय में, उसमें सबका तनख्वाह से लेके सब कुछ शामिल है। तो उसका तो बेचारे का अपने ही जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तनख्वाह देने में सब पैसा उसका चला जाता है। तो अगर वो अपने लेबोरेटरी को अच्छा करना चाहे, उसके लिए कहाँ से पैसा लाएगा। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये भी DST तैयार शुरू किया कि एक काम करिए, क्या कहते हैं, आप हमको फाइल बना के भेजिए, लेबोरेटरी में मजबूत, मतलब कौन सा मशीन चाहिए, समझ गए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए इन चीज़ों के लिए। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है, सारा कार्य करनारी विश्वविद्यालयों में संशोधन ने प्रोत्साहन आपवा प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम पर्स चलावવામાં આવ્યો। देख लीजिए, नाम ही काफ़ी है, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च। यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी ये मिलेगा परफॉर्मेंस पे, वो मिलेगा पहली बार। तो मान लीजिए पहली बार आप जो है फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पैसा ले दिए, 100 गो लिया, और उसमें से 5 गो का काम एक्सेलेंट, वो और फंड चाह रहा है, उस 5 को किस चीज़ के लिए मिलेगा, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम। वो रिसर्च और साइंटिफिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए पहले अपना पिछले साल का दिखाएगा कि देखिए हम इतना अच्छा काम किए हैं। उस परफॉर्मेंस के आधार पर वहाँ प्रमोशन के लिए उनको फिर 20 करोड़ 5 करोड़ जैसा सरकार को मन लगेगा ये फंड देगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला काम आप देखें R&D के लिए वो क्या किया। दूसरा आपने देखा कि बेसिक सुविधा के लिए वो कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया, ठीक है। और अब तीसरा देखें जो अभी बताए थे कि बेहतरीन जो है फैसिलिटी क्लास में रख दिया जाए। आइए जो है समन से प्रश्न है, एकदम लाल कारपेट से लेकर के समन के माथा पे वो AC लगा दिया जाए ऐसा बोला, और उसके बाद बोला जाए तोमर सर नहीं पढ़ाएंगे, कोई एगो नया टीचर बुला देते हैं, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, वही है ये, समझ गए। ये सब कर लिए, अब वैज्ञानिके नहीं होगा बढ़िया, तो कैसे करिएगा। तब जैसे क्लास में महत्व टीचर का है, वैसे ही वैज्ञानिक विकास के लिए महत्व ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, रिसोर्स डेवलपमेंट पे। तो मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के लिए अब देखें क्या क्या कर रहा है। ये देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत मज़ा आएगा आपको ये पढ़ने में। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवी प्रतिभानी ओळखाण माटे અને તેના વિકાસ માટે ઘણા કાર્યક્રમ ચલાવે છે, જેમાં 2 कार्यक्रम मुख्य છે। क्या लिखा है? नवी प्रतिभा यानी युवा, ठीक न। तो पहला नाम है बॉयज एंड गर्ल्स साइंस डेवलपमेंट फेलोशिप।
मान लीजिए आप जीआरएफ नहीं कर पाए, नेट भी नहीं कर पाए, वो तो एक परीक्षा है, एक पन्ना वाला, उसमें कोई भी जो है जाके लिख दिया और वो पास कर गया। आप हैं 3 इडियट्स के आमिर खान कि आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज है, लेकिन आप नेट नहीं क्लियर कर पाए, तो इसका मतलब कि अब आप रिसर्च नहीं करिएगा? नहीं, यहाँ अप्लाई करिए बॉयज़ एंड गर्ल्स साइंस डेवलपमेंट फेलोशिप में। अब 22,000 तो नहीं दे पाएगा सरकार, क्योंकि वो तो नेट जीआरएफ था, लेकिन हाँ 15,000 देगा कि आपको रहने का हो जाए और आप रिसर्च करिए। दूसरा कार्यक्रम देखिए क्या है, SERC स्टूडेंट फेलोशिप। अगर आप साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च काउंसिल के अंदर जाके पीएचडी करना चाहते हैं, ध्यान रखना है पीएचडी केवल यूनिवर्सिटी से ही नहीं होता है, यूनिवर्सिटी केवल डिग्री देती है। मेरा भाई जो पीएचडी किया था बायोटेक्नोलॉजी से, उसके बाद ना पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप करने गया कनाडा, तो उसका एनरोलमेंट था जेएनयू से, तो पीएचडी वो जेएनयू से कर रहा था, लेकिन उसके जो गाइड थे, यानी वो जो सारा रिसर्च कर रहा था, वो CDRI लखनऊ से, क्योंकि वो बायोटेक्नोलॉजी में था। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बढ़िया क्या माना जाएगा, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ का गाइड था। अब सोचिए ये रह रहा है दिल्ली में, गाइड है वहाँ का, तो क्या हुआ कि इसको लगा कि जेएनयू से लेबोरेटरी तो ज़्यादा अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट का ही होगा ना, तो हमको वहाँ प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसको यहाँ बड़ौदा यूनिवर्सिटी से भी आया था ऑफर। बड़ौदा यूनिवर्सिटी का बायोटेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, पूरे इंडिया में टॉप 7 में आता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अपने गुजरात में कुछ भी अच्छा नहीं है, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा चीज़ है। जो अच्छा वाला है वहाँ अपने जा ही नहीं पाते हैं, क्यों? जानकारी नहीं है। अब ये बताइए, सबसे बढ़िया वाला IIM तो अपने ही पास है, लेकिन अपने कहाँ जा करने लगते हैं, गणपत धनपत। कोई है कि हम IIM के प्रति एकदम शुरू से सोचें कि देंगे? तो यही चीज़ है कि SERC स्टूडेंट फेलोशिप, कि आप किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, यहाँ आकर के आप रिसर्च करिए, आपको फेलोशिप मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब होगा SERC में कि हर साल 10 गो स्टूडेंट को मिलेगा। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस बनाए थे, जिसमें कि आज़ादी चल रहा था। इंडिया हाउस क्या था? कुछ नहीं था, एगो हॉस्टल था लंदन में। तो जो यहाँ से लड़के जाते थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा पैसा वाला आदमी थे, 3-3 4-4 राजा के यहाँ दीवान का काम कर चुके थे। तो वो एक फंड बना करके और वो हॉस्टल लेकर के भाड़े पर, और उस फंड से वहाँ रहने वाला लड़का को रहने खाने सब चीज़ का खर्चा भी मिलता था। हर साल 10 गो लड़का को वो देते थे। तो सावरकर साहब उसी फेलोशिप के तहत लंदन गए थे। बात समझ में आ गया कि अब सावरकर साहब क्यों गरम दल में जाएंगे? अरे उनको पिक करने वाला आदमी है श्यामजी कृष्ण वर्मा है, जो देश में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रधार माने जाते हैं। हम आपको फेलोशिप देंगे तो हम अपना ही विचारधारा वाला आदमी को देंगे ना, समझ गए चीज़ को? अब आइए, तो ये हो गया। बारिंदर घोष वही फेलोशिप से लंदन गए थे। अब आइए, ये समझ में आ गया। अब कहता है इसके अलावा अपने देश में समस्या क्या है कि सांस्कृतिक सामाजिक समस्या कि सीनियर आदमी जूनियर को महत्व नहीं देता है। आप अभी आके हमको कुछ सलाह, अरे बैठो बच्चा तो हो तुम लोग, अभी यही होगा। आप एकदम जानकारी से भरपूर हैं, लेकिन आपकी पहली पोस्टिंग साइंटिस्ट C के रूप में हुआ। तो एक जो पूरा सेक्शन होगा उस लेबोरेटरी में, उसका हेड आप नहीं हैं। उस सेक्शन का जो हेड है वो साइंटिस्ट E1 है या D है, जो आपके माथे बैठा हुआ है। वो कम से कम 7-8 साल अनुभवी है। अब आप इसको कोई प्रपोजल देंगे कि साहब हम इस पे रिसर्च करना चाहते हैं, तो पैसा तो केंद्र सरकार से ही आएगा ना।
बस वो क्या करेगा, ये तो भी तो वैज्ञानिक है, ये समझ जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, बस एगो अपने नाम पर भी प्रपोजल भेज देगा, फंड मंगा लेगा, उसके बाद कहेगा कि देखो भाई तुम्हारा तो खारिज हो गया, ठीक है ना, हमको मिला है, बोलो इसके नीचे काम करोगे। अब आपको पगार तो मिल ही रहा है ना, लेकिन आप क्या सोचेंगे, फंडिंग मिल जाएगा तो भ्रष्टाचार मत सोचिए, आप सोचिएगा क्या मिल जाए फंडिंग, अपने रिसर्च करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन एगो बैरियर हो गया ना, इसके लिए यंग साइंटिस्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर यंग साइंटिस्ट नामक एक कार्यक्रम, कि अगर आपका उम्र 35 साल से कम है, पहले गुजराती में बोल देते हैं, DST 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના વૈજ્ઞાનિકો માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર યંગ સાયન્ટિસ્ટ નામનો કાર્યક્રમ ચલાવ્યો છે, જેના અંતર્ગત યુવા વૈજ્ઞાનિકોને સંશોધન માટે જરૂરી સુવિધા આપવામાં આવે છે। अब क्या होगा, आप हैं यंग साइंटिस्ट, 35 साल से कम उम्र के हैं, डी वाला को मत भेजिए, डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, आपको तो दिखेगा नहीं ईमेल कि वो विभाग कहाँ है, वहाँ क्या हो रहा है, मेल करिए, डायरेक्ट फंड जो है आपको करने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप इसके नीचे 2 रिसर्च फेलो रख लीजिए, एक रिसर्च फेलो को 15,000 रुपये आप दीजिए, वो फंड इतना होता है कि 2 रिसर्च फेलो का तनख्वाह भी आप उठा सकते हैं, जो आपको फेलो मदद करेगा, समझे। बीकर लाओ, पानी लाओ, समझ गए, ये भी चाहिए। उसके पानी में पीने वाला नहीं, उसके लिए तो आपको ऑफिस में पियून दिया ही है गवर्नमेंट। जिस समय आप कर रहे हैं कोई रिसर्च, उसमें आपको सहायता करने के लिए वो एक एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए। वो या तो अंडर PhD होता है या PhD किया हुआ, जब नौकरी नहीं मिला है तो MSc वाला भी रिसर्च फेलो नहीं होता है। अब आइए आगे देखें, कहता है, तो आप समझ गए ये हो गया। अब मान लीजिए यंग साइंटिस्ट में भी आपका काम नहीं लगा, तो कहता है शाला अने कॉलेज में तेजस्वी युवाओं, क्योंकि यंग साइंटिस्ट बनने के लिए पहले CDRI में नौकरी पाना होगा, तक शाला अने कॉलेज में तेजस्वी युवाओं प्रोत्साहित करवा अने विज्ञान क्षेत्र में व्यवसाय पसंद करवा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करवामां आवी। स्कूल में कोई बच्चा जिसको दिख रहा है, सरकार को लगे कि पूत के पांव पालने में मोर ना इंडा चीतरवा ना पड़े, अगर ऐसा लग रहा है तो उसके लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया कि उस बच्चे को प्रोत्साहन देने के लिए, वो बच्चा अभी क्या बनाना चाहता है, एगो बात बता रहे हैं, वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता है कि देवलवा में प्लास्टिक का ऐसे कड़ी लगा दिया। अभी वो ऐसा देखना चाहता है कि रोबोट पकड़ के ऐसे चढ़ रहा है कि नहीं। अभी तो ये देखने में इजी लगेगा, लेकिन कल अगर ये सफल हो जाए तो फिर आप जो है बड़ा से बड़ा क्या कहते हैं, दुर्गम एरिया में भी मान लीजिए, उसको नेगेटिव खाली लड़ाई मत सोचिए, दुर्गम इलाका में भी अगर मान लीजिए कोई घटना घट गया तो वो तो फट से पकड़ के चढ़ के उस पार चला जाएगा। तो इसके लिए प्रोत्साहन देना। अब आइए क्या कहता है, अब सबसे बड़ा समस्या क्या है, महिला वर्ग, क्योंकि उनको सामाजिक अवरोध का सामना करना पड़ेगा। एक महिला वैज्ञानिक बन गई, सबसे पहला समस्या, तो उस अनुभाग में, उस सेक्शन में अगर मान लीजिए कि 20 वैज्ञानिक है, तो एक तो अब थोड़ा बढ़ा, लेकिन पुराने के हिसाब से मान लीजिए 2 महिला वैज्ञानिक, ठीक है। अब सबसे पहला बात कि जब कोई यंग साइंटिस्ट वाला स्कीम आएगा, या जब मान लीजिए कि वो डी को आप भेजिएगा, डी आपके लिए भेजेगा, तो जैसे ही इसमें से 18 पुरुष में से 4 गो एप्लीकेशन जाएगा, इनका एक जाएगा, तो एक तो पहले ही संभावना 25% हो गया घट के, एक ही हैं, एक तो इनकी संख्या कम है। दूसरा सामाजिक अवरोध, ये आदमी अपनी बात जो है समझाने के लिए इस साइंटिस्ट डी को उसके ऑफिस में 2.5-3 घंटा बैठ करके अपनी बात समझा सकता है कि हम क्या रिसर्च करने जा रहे हैं। सामाजिक अवरोध के कारण वो महिला 3 घंटा बैठिए नहीं पाएगी, लोग कुछ और समझने लगेंगे, तो वो जाएगी झटपट जो है फार्म देख चली आएगी। तीसरा,
आप सब लोग सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, सोसाइटी। पितृ प्रधान समाज पहले महिला को आगे आने नहीं देगा। पुरुष प्रधान समाज वो कहेगा क्या, नहीं अरे इसको कुछ नहीं आता होगा, E18 बेस्ट है, ठीक है, तो इनका फार्म रुक जाएगा। यही कहानी होगा यंग साइंटिस्ट में। वहाँ बैठा हुआ IAS अधिकारी, पता नहीं महिला काम कर पाएगी कि नहीं, कहीं रिसर्च करने में 10-10 घंटा लग जाए समय, तो ये रात के 9 बजे तक बैठ पाएगी कि नहीं। मतलब 10 तरह के अवरोध का सामना। मान लीजिए किसी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए दिल्ली बुलाया जाए, तो वो महिला वैज्ञानिक हो सकता है नहीं जा पाए। इसके लिए एक नया स्कीम आया 2002 में, महिला वैज्ञानिक योजना। इसमें केवल महिला वैज्ञानिक को ही फंड मिलेगा। तो क्या देख रहे हैं, ईस्वी सन 2002 में महिला वैज्ञानिक योजनाની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેના અંતર્ગત મહિલા વૈજ્ઞાનિકોને પોતાના બલ પર વૈજ્ઞાનિક પ્રવૃત્તિ કરવા માટે મદદ આપવામાં આવે છે। आप सोच करके देखिए, मिशन मंगल, विद्या बालन का सिनेमा, सब तो महिला थी। तो वो उस जगह पर वो रातों रात नहीं पहुंची है। 2002 में ये योजना आया, तो विद्या बालन के साथ वो जितनी महिला वैज्ञानिक थी, हो सकता है इस योजना के तहत कुछ की होगी रिसर्च, जिसके कारण उसका इमेज बना होगा। तो अगला सिलेक्शन में क्या हुआ, उनको इजी पड़ा। तो देखिए इस योजना का ताकत ये है। उसके बाद किया गया, तेजस्वी विद्यार्थियों ने, तेजस्वी तारलाओ जो कोचिंग वाले लोग लिखते हैं, तेजस्वी विद्यार्थियों ने શરૂઆતના સ્તરથી જ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવા, વિજ્ઞાનના અભ્યાસ કરવા પ્રેરિત કરવાના હેતુથી ઇન્સ્પાયર, ફૂલ ફોર્મ क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अब अगला है, मानव विकास के बाद टेक्नोलॉजी के विकास में कौन कौन सा काम किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या देख रहे हैं, CCE, ग्रुप A या PSI, UPSC का लड़का नहीं घबराएगा, उसको पता है कि हम तो समुद्र में छलांग मार दिए हैं, सब कुछ पढ़ना है। आप ये बताइए कि जिस समय वो सिलेबस देखेगा, अरे इतना ही तो लिखा है, विज्ञान અને टेक्नोलॉजी साथे संकળાયેલા संस्थाओं। एक संस्था कितना पढ़ना पड़ रहा है पहले ये देखिए, उस संस्था का पूरा काम। ऐसे ही इतना डिटेल CSIR पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों मेन हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि जो वो तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, उसको जो वो 2-4 लाइन पढ़ा रहा है यहाँ का कोचिंग वाला, मतलब कि ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय अपराध है। या तो मत पढ़ाइए, आप देखिए हम ही कांस्टेबल का बैच बोले नहीं करना है। आपको लगता है कि आप उस चीज़ में गुणवत्ता नहीं दे सकते हैं। हम जब गुजरात आए तो कौन सा क्लास था उसमें हम नहीं चला सकते थे, फैकल्टी रख के नीट नहीं चला सकते थे, कि IIT नहीं चल, टीचरें रखना था। लेकिन जो आप नहीं कर सकते हैं उसमें हाथ डालने क्या मतलब है। आप उस लड़के को ऐसे पढ़ाने के बाद नहीं होगा तो लड़का को लगेगा हमारी कमी है, हमको सर सब बताए थे। तो दिक्कत यहाँ पर यही है। देखिए अभी प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम आएगा, जब वो ख़त्म होगा तो देखिए वो D है, उसके बाद जो है ये चल रहा है खाली प्रौद्योगिकी विकास, तब आएगा CSIR। तो अब देखें कि टेक्नोलॉजी के विकास के लिए क्या क्या काम किया है, देख लीजिए। इसको अगर एक बार आपको ये बताया जाए कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST कौन कौन सा काम कर रहा है, तो सबसे पहला काम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंस, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे पहले क्या किया, सीमित संसाधनों में एक काउंसिल बनाया।
SERC। पढ़ाने के बाद ना चार्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा। फिर देखिए SERC जब वो बना दिया तो उसके बाद जो है वो अगला काम क्या किया, तो ये देखिए अगला काम था पायानी सुविधा માટે विकास कार्यक्रम। तो अब अगला काम है पायानी सुविधा માટે विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में क्या किया, कई संस्था बनाया जिसमें RSIC, SIF, फंड फॉर द इम्प्रूवमेंट, प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च पर, इन सब चीज़ों को यहाँ पे लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम। R&D करेगा कौन, इंसान होगा तब भी ना। तो उसके विकास के लिए ये देखिए पहले बॉयज एंड गर्ल्स साइंस डेवलपमेंट फेलोशिप, SERC स्टूडेंट फेलोशिप, अपॉर्चुनिटी फॉर यंग साइंटिस्ट, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, महिला वैज्ञानिक योजना, इनोवेशन इन साइंस एंड साइंस परसुएट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, इंस्पायर कार्यक्रम। और अब हम लोग लास्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या काम किया। इतना वर्क जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। तो आइए देखें क्या क्या किया। अब सबसे पहला टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग असेसमेंट, टाइफेक, पहले भी पढ़े हैं। आप अगर विश्व में टेक्नोलॉजी का क्या विकास हो रहा है, अगर आप वो एसेस ही नहीं कर पा रहे हैं तब फोरकास्ट क्या करिएगा कि अगले 10 साल में अपने देश का वैज्ञानिक विकास क्या होगा। अपने यहाँ ड्रोन का आविष्कार बना लिए तब न सोचिएगा आगे कि बिना पंखा वाला ड्रोन बनाना है कि आगे तोता जैसा लगे वो वाला ड्रोन बनाना है। पहले तो वो सिंपल ड्रोन बनेगा। तो ये जो है, तो क्या देख रहे हैं, 1983 में विज्ञान અને टेक्नोलॉजी विभागे टाइफेकની રચના नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभागની रचना, समितिની रचना करी, जेना आधारे बता चुके हैं टाइफेकની रचना थी। टाइफेक क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मैंने मत सोचना है कि सब कुछ खुद सोच लेगा। डेली रूटीन में आपको काम करने की स्वतंत्रता। बड़ा प्रोजेक्ट के लिए तो सरकार के पास आने पड़ेगा। अब इनका काम क्या है, तो टेक्नोलॉजी नु आकलन करवू। अपने देश में टेक्नोलॉजी की स्थिति क्या है, टेक्नोलॉजी नु पूर्वानुमान करवू। अगले 10 साल में हम कहाँ होंगे, बाजार में तकनीकी सुलभता करवी। आप टेक्नोलॉजी का विकास करते जा रहे हैं, मार्केट को दे ही नहीं पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट किस काम का। प्रौद्योगिकी माहिती प्रणाली स्थापित करवू। कई लोगों को इन्फॉर्मेशन तो हो कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ मिलेगा, वो सूचना उपलब्ध कराना। और टाइफेक प्रौद्योगिकी विजन 2020 ની योजना पर कार्य करी રહ્યું છે, जेना अंतर्गत नीचेना क्षेत्र में सुधार माटे परियोजनाओं, यानी अभी जो आप योजना कुरुक्षेत्र में पढ़ रहे हैं, इन क्षेत्रों में जो सब चीज़, तो उसके बैकअप में कौन है, टाइफेक। कृषि खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और प्राकृतिक दबाव। तो एक हुआ ये। दूसरा क्या है, सेंटर ऑफ रेलिवेंस एंड एक्सेलेंस कोर कार्यक्रम का शुरुआत किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान અને टेक्नोलॉजी विभागे सार्वजनिक खानगी भागीदारी अंतर्गत सेंटर ऑफ रेलिवेंस एंड एक्सेलेंस कोर नामनो कार्यक्रम चलावવાનો निर्णय લીધો છે। ठीक है, यही सब
कोचिंग सेंटर वाला खाली नाम ये सब चुन लेगा और कहेगा कि यूपीएससी मेंस माटे कोर कार्यक्रम। अरे लिख देने से वो काम कर पाओगे। अब आइए, तेना अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में तकनीकना व्यवहारिक उपयोग माटे योग्य सुविधा उपलब्ध करावे छे। तो कोर कार्यक्रम का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए अगला कार्यक्रम है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम, GLP। उद्योगों ने परीक्षण ની सुविधा उपलब्ध कराववा माटे DSTA गुड लेबोरेटरीज प्रैक्टिस कार्यक्रम शुरू करियो छे। मतलब कहने का कि आपके पास अगर नहीं है कोई ऐसा लेबोरेटरी जिसमें कि आप जो रिसर्च किए उसको स्टोर कर सकते हैं, तो सरकार आपको प्रोवाइड करेगा, उस स्पेस का पैसा दीजिएगा। यही है कार्यक्रम। क्या कह रहा है, तेना अंतर्गत जो कोई उद्योगों पासे आंकड़ा ने संग्रह करवानी तकनीक ना होए तो तेने नेशनल गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कंप्लायंस मॉनिटरिंग ऑथोरिटी ना डेटा स्टोरेज में रखवानी सुविधा मर से। वो आपको अपना लॉक कर लीजिए, उस हिसाब से रखिए। अब अगला आया आबो हवा पर राष्ट्रीय कार्य योजना। क्या है, क्लाइमेट पर। आबो हवा परिवर्तन पर विज्ञान અને टेक्नोलॉजी विभागे राष्ट्रीय कार्य योजना नक्की करी छे, जेना अंतर्गत बे प्रकारनी राष्ट्रीय मिशन। पहले का नाम है नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। पर्यावरण में ये सब एकदम नहीं कहते हैं कि बेसिक वाला चैप्टर में आता है, 8 वो है ऐसा योजना। दूसरा नेशनल मिशन ऑफ स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये हो गया आबो हवा पर। अगला देखिए टेक्नोलॉजी विकास कार्यक्रम क्या है, फैसिलिटी चेंबर नी स्थापना। अब ये क्या है, विज्ञान અને प्रौद्योगिकी विभागे संशोधन અને विकास कार्यक्रम ने प्रोत्साहित करवा माटे पेटेंट फैसिलिटी चेम्बरनी स्थापना 1995 में करी। आ चेम्बरना कार्य नीचे मुजब छे। ये चेम्बर क्या काम करता है, तो देशना वैज्ञानिकों અને टेक्नोक्रेट ने पेटेंट नी सुविधाओं आपी। आप कुछ विकास किए, रिसर्च किए, तो उसका पेटेंट कहाँ कराइएगा, तो यहीं जाके कराइए। बौद्धिक संपदा अधिकार क्षेत्रों की प्रवृत्ति पर नजर रखवी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखना। पेटेंट माटे जागृति लावी। कई लोग कर लिया, अरे 20,000 रुपया कौन खर्चा करे, पता चला जब चुरा लिया कोई आपका फार्मूला, तब लगने लगा कि 20,000 रुपया क्या होता है। विश्व व्यापार संगठन ने संधि नो अभ्यास करवो, और आपको कोई भी चीज़ पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो पेटेंट हो चुका है कि नहीं, अगर इसकी जानकारी लेनी है तो पेटेंट फैसिलिटी चैम्बर द्वारा बेस CD रोम डेटाबेस तैयार करिए। 2 CD है, अपने कंप्यूटर में लगा के क्षेत्र देख लीजिए। एक का नाम है इस्कावा A और दूसरे का नाम है इस्कावा B। अब आइए अगला प्रोग्राम है टेक्नोपेन्योर प्रमोशन प्रोग्राम। इंटरपेन्योर, टेक्नोपेन्योर उद्यमी। विज्ञान અને टेक्नोलॉजी विभागे उद्यमियों में नवीनीकरण ने प्रोत्साहन आपवा टेक्नोपेन्योर प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करियो छे, टेप। क्या है, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको पता है कि नया टेक्नोलॉजी क्या है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए हमको पैसा कहाँ से आएगा, तो इस कार्यक्रम में अप्लाई करिए, आपको जो है नाना की मदद मिलेगा। फिर क्या कहता है, नवी तकनीक ना प्रयोग माटे तालीम। आपको कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना है, आपको आता नहीं है, तो आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, तालीम। उद्यमियों में जागृति लाववा समय समय सेमिनार नु आयोजन, समय समय पर सेमिनार भी होगा। अब आइए अगला कार्यक्रम क्या है, तो अगला है मेडिसिन एंड ड्रग्स रिसर्च प्लानिंग। मेडिसिन और ड्रग्स पर प्लानिंग। तो विज्ञान અને टेक्नोलॉजी विभाग मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च प्लानिंग शुरू करे छे।
આમાં શું છે? સંશોધન કરતી સંસ્થાઓ અને दवा कंपनियों बच्चे भागीदारी। जो संस्था रिसर्च कर रहा है, करने के बाद उसको क्या पैसा मिलेगा ये पता ही नहीं है, तो पहले से दोनों को जुड़वा दीजिए। दोष मुक्त प्रसंस्करण टेक्नोलॉजी नो विकास, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक બધા ક્ષેત્રોમાં સંશોધન માટે, CDRI લખનऊ માટે બધા પ્રકારની દવાઓના પરીક્ષણ સુવિધા, और नाइपर ये अपने अहमदाबाद में भी है, सरखेज वाला रोड पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में, हालांकि उसका हेड ऑफिस है मोहाली चंडीगढ़ में, राष्ट्रीय जैव उपलब्धता केंद्र स्थापित કરવામાં આવ્યું છે। अब सामाजिक आर्थिक विकास में विज्ञान टेक्नोलॉजी का क्या योगदान होगा, उसके लिए क्या कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान અને टेक्नोलॉजी ने समाज સુધી सरलताથી પહોંચાડવા માટે एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसका नाम है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर एड्रेसिंग सोसाइटल नीड। सोसाइटी के आवश्यकता के लिए टेक्नोलॉजी का विकास। जनवरी 1982 में नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड का रचना किया गया, NSTEDB। कितना प्रकार का प्रश्न खाली एक छोटा सा इस चैप्टर से बन सकता है, और कितना इजी बना बना के यूट्यूब में सब लोग डाल रहा है कि बस पढ़ा रहा है क्या PU का एटॉमिक नंबर क्या होगा, आप पूछेगा क्या वो देखिए। इसका काम क्या है? तो तेनु मुख्य कार्य विज्ञान અને ટેકનોલોજીના ઉપયોગથી અસ્થાયી રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવું। अब आइए ये 2001 में उद्यमियों में व्यापारिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करने के लिए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर का शुरुआत। इसी तरह जिला स्तर पर टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए अनेकों योजना है। आप अभी जो देख रहे हैं इस बजट में जो मोदी साहब लाए हैं कि हम देंगे क्या कहते हैं इंटर्नशिप योजना, सब इसी के अंदर आएगा। अब आइए अंतिम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं सहयोग माटे कार्यक्रम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए कार्यक्रम। तो सबसे पहले तो विकसित અને विकासशील देशों साथे द्विपक्षीय सहयोग, सार्क અને आसियान देशों साथे क्षेत्रीय सहयोग, और नाम के साथ क्षेत्रीय दे, ये 3 करेंगे तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास कर पाएंगे। अब बाकी ब्रिटेन, फ्रांस इन सब के साथ तो है ही। तो ये आज एक संस्था के बारे में आपको बताए कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए फिर अब कल देखते हैं अब अगले क्लास में।